अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैक ने आखिरकार मॉडल क्वेश्चन जारी कर दिया है। इसे बहुत पहले ही जारी कर दिया जाना चाहिए था। बहरहाल अब जबकि मॉडल क्वेश्चन जारी हो गया है तो आप लोगों को चाहिए कि मॉडल क्वेश्चन का मुताला बहुत गौर से करें, बहुत ध्यान से एक एक सवाल देखें कि मॉडल क्वेश्चन पिछले साल के तर्ज पे ही बनाया गया है या फिर इसमें कुछ बदलाव भी है। जिस तरह का मॉडल क्वेश्चन इस बार जारी किया गया है आपको इसी हिसाब से फ़ाइनल इम्तहान की तैयारी करनी चाहिए। आपका सवाल जो पूछा जाएगा फाइनल एग्ज़ाम में वो इसी पैटर्न पे होगा, इसी हिसाब से होगा। ठीक है, तो ठीक है, मॉडल क्वेश्चन देखना शुरू करें बिना देर किए। यहाँ पे लिखा है मॉडल क्वेश्चन फॉर क्लास 11th एग्ज़ाम 2024 सब्जेक्ट उर्दू इलेक्टिव। ये 11वीं क्लास का उर्दू इलेक्टिव का क्वेश्चन है। ठीक है, टाइम आपका 1 घंटा दिया हुआ है, फुल मार्क्स 40 है। ठीक है ना। ठीक है, यहाँ लिखा है सभी मारूजी सवालात लाजमी हैं। सवालों की तादाद 40 है। हर सवाल के 4 मुतबादिल जवाब दिए गए हैं। सही जवाब का इंतखाब करें। हर सवाल की कीमत 1 है। ठीक है, 40 सवाल है, 40 नंबर का, ये आप लोगों को पता ही है। 10 नंबर आपका इंटरनल मार्क्स के लिए हुआ करता है जो स्कूल से ही मिल जाता है। ठीक है, आगे देखा जाए। आगे लिखा है मुंदरजा झेल गैर दरसी इक़्तिबास को गौर से पढ़िए और सवाल नंबर 1 से 5 तक के जवाब दें। देखिए यहीं पे आपका पिछले साल के क्वेश्चन से इस बार का पैटर्न अलग दिखाई पड़ रहा है। पिछले साल तक इस तरह का इक़्तिबास नहीं दिया करता था, इस बार मॉडल क्वेश्चन में इक़्तिबास दिया हुआ है। ठीक है ना, और ये इक़्तिबास भी आपका गैर दरसी इक़्तिबास है। सो इस तरह का सवाल हल करने का हम तरीका स्टूडेंट्स को यही बतलाया करते हैं कि आप इस तरह का सवाल हल करने के लिए पूरा का पूरा इक़्तिबास पहले ही ना पढ़ें, बल्कि एक एक करके आप सवाल पढ़ते जाएं और सवाल पढ़ करके इक़्तिबास से, पैराग्राफ से उसका जवाब ढूंढने की कोशिश करें। आपको जवाब आसानी से मिल जाया करेगा। ठीक है ना। यहाँ भी वही हम करते हैं, डायरेक्ट हम आ जाते हैं सवाल नंबर 1 में। ठीक है, सवाल नंबर 1 है गयास अहमद गद्दी किस रियासत से ताल्लुक़ रखते थे। यहाँ पे ऑप्शन ए झारखंड, ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी झारखंड, सी उत्तर प्रदेश, डी मगरिबी बंगाल। आप इसका जवाब अगर नहीं जान रहे हों आप इक़्तिबास पढ़ करके आसानी से इसका जवाब ढूंढ लेंगे, समझ लेंगे। देखिए यहाँ पे इक़्तिबास में लिखा है गयास अहमद गद्दी की पैदाइश 17 फरवरी 1928 ईस्वी को धनबाद झारखंड में हुई थी। यहीं पे जवाब मिल गया। यानी गयास अहमद गद्दी किस रियासत से ताल्लुक़ रखते थे, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी झारखंड। ठीक है ना, गयास अहमद गद्दी का ताल्लुक़ रियासत झारखंड से था। ठीक है, आगे सवाल नंबर 2 गयास अहमद गद्दी की शादी कितने साल की उम्र में हो गई थी। पढ़ते हैं इक़्तिबास, देखते हैं। जहाँ तक पढ़े थे अब हम उसके आगे पढ़ेंगे, क्योंकि जहाँ तक शुरू में पढ़े थे उसमें इनकी शादी का जिक्र नहीं हुआ था। आगे देखते हैं। आगे लिखा है इनके वालिद का नाम अहमद गद्दी और वालिदा का नाम बतूलन बीबी था। उनकी शादी 18 साल की उम्र में, जवाब यहीं पे मिल गया। सवाल था कि गयास अहमद गद्दी की शादी कितने साल की उम्र में हो गई थी, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 18 साल। ठीक है ना। सवाल नंबर 3 गयास अहमद गद्दी के छोटे भाई उर्दू के किस सिन्फ के मुसन्निफ थे। गयास अहमद गद्दी के छोटे भाई उर्दू के किस सिन्फ के मुसन्निफ थे, देखते हैं पढ़ करके। फिर हम कह रहे हैं कि जहाँ तक पढ़े थे उसके आगे पढ़ेंगे। ठीक है ना। उनकी शादी 18 साल की उम्र में 1944 में बानो नाम की खातून से हुई थी। उर्दू के मशहूर नावल निगार इलियास अहमद उनके छोटे भाई थे। मिल गया जवाब। उर्दू के मशहूर नावल निगार यानी कि इनके छोटे भाई सिन्फ़े नावल से ताल्लुक़ रखते थे। ठीक है ना। सवाल है
गयास अहमद गद्दी का ताल्लुक़ नसरी अदब की किस सिन्फ से था? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए नाविल। ठीक है ना। आगे देखा जाए सवाल नंबर 5, गयास अहमद गद्दी का इंतकाल कब हुआ? ढूंढते हैं। आखिरी जुमला देखें यहाँ पे, गयास अहमद गद्दी का इंतकाल 1986 ईस्वी में हुआ। ठीक है ना। सही जवाब हो जाएगा 1986 ऑप्शन बी। ठीक है। इस तरह से आप एक एक करके सवाल पढ़ते जाएंगे और ऊपर इक़्तिबास से जवाब ढूंढते जाएंगे तो आपको कोई सवाल गलत होने के इम्कान नहीं रहेंगे। ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ें। सवाल नंबर 6। अब यहाँ सवाल नंबर 6 आपको इक़्तिबास से सवाल नहीं है। ठीक है ना। इक़्तिबास से सवाल नंबर 1 से लेकर के 5 तक ही थे। सवाल नंबर 6 क्या है वो देखा जाए। सवाल नंबर 6 है, भारत रत्न इसमें मारफा की कैसी किस्में हैं? कैसी किस्में हैं? इसमें की किस्में जब आप पढ़ेंगे, इसमें मारफा इसमें नकरा जब पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा कि भारत रत्न इसमें मारफा की कैसी किस्म है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी खिताब। भारत रत्न इसमें मारफा की खिताब है। ठीक है ना। इसके बाद आगे बढ़ें। सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7 है, शेर का जमा बताएं। अब यहाँ पे वाहिद जमा से सवाल आ गया। ठीक है ना। यानी कि आपको वाहिद जमा की भी मश्क करनी चाहिए। ठीक है। यहाँ पे सवाल शेर का जमा आपको बताना है। शेर का जमा हो जाएगा ऑप्शन सी अशार। ठीक है ना। सवाल नंबर 8, लफ्ज़ नफ़ा की जिद बताएं। अब यहाँ पे जिद पूछा है, उल्टा लफ्ज़ पूछा है कि नफ़ा का उल्टा क्या होगा। हिंदी में कहते हैं विपरीतार्थक शब्द, ऑपोजिट वर्ड नफ़ा का। मालूम होना चाहिए आपको, नफ़ा का उल्टा नुकसान हुआ करता है। ऑप्शन डी नुकसान। ठीक है ना। नफ़ा नुकसान कहते हैं ना। आगे बढ़ें। आगे सवाल नंबर 9, शर्मिंदा होना का मुहावरा क्या होगा? शर्मिंदा होना का मुहावरा मानी दिया हुआ है शर्मिंदा होना, इसका मुहावरा आपको तलाश करना है यहाँ पे। ऑप्शन ए बगले झाँकना, ऑप्शन बी आंखें भर आना, ऑप्शन सी दिल बाग बाग होना, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब हो जाएगा सवाल नंबर 9 का ए बगले झाँकना। शर्मिंदा होना बगले झाँकना के मानी होता है। ठीक है ना। सवाल नंबर 10। सवाल नंबर 10 है, तशबीह के कितने अज्जा होते हैं? तशबीह के कितने अज्जा होते हैं? अज्जा अंग, जुज़ का जमा है अज्जा। ठीक है ना। तशबीह के कितने अज्जा होते हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन सी 4। तशबीह के 4 अज्जा होते हैं। ठीक है। आगे देखा जाए। आगे है, मुंदरजा झेल दरख्वास्त को गौर से पढ़ें और खाली जगहों को दिए गए मुतबादिल लफ्ज़ से पूर्ण करते हुए सही जवाब की निशानदेही करें। यहाँ पे एक दरख्वास्त दिया हुआ है और दरख्वास्त ये मुकम्मल दरख्वास्त नहीं है, बीच बीच में खाली जगह आपको दिखाई पड़ता होगा और वहाँ पे आप नंबर देखते होंगे। यहाँ पे सबसे पहले 11 नंबर है। इसका मतलब है कि 11 नंबर का जवाब सवाल नंबर 11 से चुन करके देना है। ठीक है ना। अगर आप दरख्वास्त लिखना जानते होंगे, दरख्वास्त आप देखे होंगे, तो यहाँ पे जो 5 सवाल दरख्वास्त से मुतल्लिक़ दिया हुआ है इसे बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। देखिए यहाँ पे सबसे पहले लिखा है जनाब साहब। ठीक है ना। उसके नीचे लिखा हुआ है मॉडल हाई स्कूल रांची। अब यहाँ पे हाई स्कूल के किस जनाब को दरख्वास्त लिखा जा रहा है वो ऑप्शन में देखें। ऑप्शन में क्या क्या दिया है? ऑप्शन में दिया है सवाल नंबर 11 का सदर, बी हेडमास्टर, सी सेक्रेटरी, डी चेयरमैन। सही जवाब यहाँ पे होना चाहिए ऑप्शन बी हेडमास्टर। हालांकि सदर को भी लिखा जा सकता है एप्लीकेशन, सेक्रेटरी को भी लिखा जा सकता है, चेयरमैन को भी लिखा जा सकता है, लेकिन
यहाँ पे हेडमास्टर इसलिए होना चाहिए, आप आगे पढ़ के देखें, आगे लिखा है जनाबे आली अर्ज़, फिर खाली जगह यह है कि मैं अंजुम आरा क्लास 11वीं की तालिबा हूँ। चूँकि क्लास 11वीं की तालिबा हूँ और यहाँ पे आप आगे देखते जाएं, फ़ीस जमा करने से माजूर हूँ, यानी कि फ़ीस के मुताल्लिक बातचीत हो रही है, इसलिए यहाँ पे हेडमास्टर को ही खत दरख्वास्त लिखा गया है। सही जवाब होगा 11 नंबर का ऑप्शन बी हेडमास्टर। ठीक है, उसके बाद आगे 12 नंबर का ऑप्शन देखें। अर्ज़ यह है कि अर्ज़ क्या है? अर्ज़ खिदमत, अर्ज़ दरख्वास्त, अर्ज़ गुजारिश। सही जवाब ऑप्शन सी गुजारिश। अर्ज़ गुजारिश ये है कि मैं अंजुम आरा क्लास 11वीं की तालिबा हूँ। ठीक है ना, यहाँ पे ऑप्शन सी गुजारिश सही जवाब होगा। उसके बाद 13 नंबर में देखें क्या भराएगा। जहाँ तक पढ़े उसके आगे पढ़ते हैं। मेरे वालिद मोहतरम की माली अच्छी नहीं होने की वजह से, माली क्या? देखें ऑप्शन, माली पोजीशन, माली हालत, माली हालत। यहाँ पे 13 नंबर का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। 13 नंबर में हालत आ जाएगा। ठीक है ना। इसके बाद आगे, लिहाजा मेरी आपसे मुअद्दबाना गुजारिश है कि मेरी फ़ीस करने की मेहरबानी करें। क्या करने की मेहरबानी करें? सवाल नंबर 14 का ऑप्शन, गायब करने की, अदा करने की, माफ़ करने की। माफ़ करने की गुजारिश मेहरबानी करें। ठीक है ना, 14 नंबर में हो जाएगा माफ़ करने की मेहरबानी करें। ठीक है, इस कार खैर मैं सदा आपकी रहूँगी। क्या रहूँगी? ऑप्शन देखें, नमाजिश रहूँगी, शुक्रगुजार रहूँगी। सही जवाब ऑप्शन बी शुक्रगुजार ही होगा। शुक्रगुजार रहूँगी, आपकी फरमाबरदार तालिबा। ठीक है, इस तरह से आपको ख़त या दरख्वास्त दे सकता है और इस तरह के खाली जगहों को भरना पड़ सकता है। हालांकि भरना करना कुछ नहीं है, आपको सवाल नंबर देख करके उसका ऑप्शन चुन लेना है, अपने OMR शीट में कलर कर देना है। ठीक है, यहाँ पे एक बात हम यह बताते चले कि एक दरख्वास्त और ख़त का वीडियो अपलोड किया हुआ है। आप वहाँ पे देख सकते हैं कि दरख्वास्त कैसे लिखा जाता है, ख़त कैसे लिखा जाता है। 1-2 ख़त दरख्वास्त आप देख करके जाएंगे तो इस तरह का सवाल का जवाब बनाने में आपको बिल्कुल आसानी होगी। ठीक है, आगे बढ़ें। आगे देखें, यहाँ पे मुंदरजा झेल दरसी नसरी इक़्तिबास को गौर से पढ़िए और सवाल नंबर 16 से लेकर 20 तक के सही जवाब की निशानदेही कीजिए। सही निशानदेही दिए गए मुतबादिल लफ्ज़ों से कीजिए। ठीक है ना, यहाँ पे अब जो सवाल दिखाई पड़ेगा 16 नंबर से लेकर के 20 नंबर तक, वो सवाल आपके दरसी किताब से होगा। ठीक है, फिर से हम वही बात कहेंगे कि यहाँ इक़्तिबास को हम लोग डायरेक्ट नहीं पढ़ेंगे बल्कि सवाल पढ़ेंगे और सवाल पढ़ने के बाद इक़्तिबास पढ़ करके उसका जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सवाल नंबर 16 देखें। सवाल नंबर 16 है, मुंदरजा बाला इक़्तिबास नसरी अदब की कौन सी सिन्फ़ से है? मुंदरजा बाला इक़्तिबास नसरी अदब की कौन सी सिन्फ़ से है? पढ़ के देखते हैं। इस गड़बड़ में, जल्दी में, घबराहट में, अंधेरे में, दरी बिछौरे कपड़ों के लिए पुकारती, बर्तनों और जेवरों के लिए फड़कती। बसंती ने यह भी कहा, भैया रे रमकलिया को ले ले रे। लालटेन डूब चुकी थी, अंधेरे में किसी ने जवाब दिया, मोए उठा ले लूँ, तू चल, अरे निकस बाहरे। अब यहाँ पे नसरी सिन्फ़ का नाम तो नहीं दिया है, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि यह नसरी सिन्फ़ अफ़साना से अखज़ किया गया इक़्तिबास है। ठीक है ना, और अफ़साना कौन सी है उसे भी मैं आप लोगों को बता दूं। या आपका जो इक़्तिबास है वो अफ़साना गोरी हो गोरी से माखूज़ है। ठीक है, तो यहाँ पे चूँकि सवाल है मुंदरजा बाला इक़्तिबास नसरी अदब की कौन सी सिन्फ़ से है, तो सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन डी अफ़साना। ठीक है, आगे सवाल नंबर 17, मुंदरजा बाला इक़्तिबास किस सबक से माखूज़ है? अब यहाँ पे पूछ ही दिया कि यह किस सबक से माखूज़ है, किस अफ़साना से माखूज़ है। सही जवाब ऑप्शन सी गोरी हो
गोरी। ठीक है। सवाल नंबर 18, मुंदरजा बाला इक़्तिबास के मुसन्निफ़ कौन है? मुसन्निफ़ का नाम वहाँ ढूंढेंगे इक़्तिबास में तो नहीं मिलेगा, लेकिन अब आप जान गए कि यह सिन्फ़े अफ़साना गोरी हो गोरी का इक़्तिबास है। तो यह सवाल आपको पूछा है कि गोरी हो गोरी के मुसन्निफ़ कौन हैं। ठीक है। गोरी हो गोरी के मुसन्निफ़ का नाम आपको पता होना चाहिए। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, सैयद रफ़ीक हुसैन। ठीक है। सवाल नंबर 19, किसने कहा भैया रे रमकलिया को ले ले रे? यह किसने कहा? यहाँ पे देखें, बसंती ने यह भी कहा भैया रे रमकलिया को ले ले रे, यानी कि सही जवाब बसंती हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी बसंती। सवाल नंबर 19 का सही जवाब ऑप्शन सी बसंती हो जाएगा। ठीक है। आगे सवाल नंबर 20, अरे निकस बाहरे के क्या मानी है? ठीक है ना, चूँकि यह अफसाना खालिस उर्दू में नहीं है, यह उत्तर प्रदेश की जो लोकल ज़बान थी उस ज़बान के अल्फाज को इस्तेमाल किया गया है, अरे निकस बाहरे। ठीक है ना, तो आपको बताना है कि इसके मानी क्या होते हैं। ऑप्शन ए अंदर चलो, ऑप्शन बी बाहर निकलो। सही जवाब होगा ऑप्शन बी बाहर निकलो। निकस बाहरी का मतलब होता है बाहर निकलें, बाहर निकलो। ठीक है। अब आगे आ जाएं, सवाल नंबर 21। यह सवाल आपका इक़्तिबास से नहीं है, आपको इसका जवाब मालूम होना चाहिए। सवाल नंबर 21 है, मीर अमन कहाँ के रहने वाले थे? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी दिल्ली। ठीक है ना, मीर अमन देहलवी के नाम से हम लोग इन्हें जानते हैं। मीर अमन दिल्ली के रहने वाले थे। ठीक है। आगे सवाल नंबर 22। सवाल नंबर 22 है, आबे हयात में किसने शोराए उर्दू की तारीख़ को मुख्तलिफ़ अदवार में पेश किया है? आबे हयात में किसने शोराए उर्दू की तारीख़ को मुख्तलिफ़ अदवार में तकसीम किया है? सही जवाब ऑप्शन ए मोहम्मद हुसैन आज़ाद। मोहम्मद हुसैन आज़ाद के तज़करी की किताब का नाम है आबे हयात, जिसमें उन्होंने उर्दू की तारीख़ को मुख्तलिफ़ अदवार में तकसीम किया है। ठीक है। सवाल नंबर 23, पतरस बुखारी का असल नाम क्या था? पतरस बुखारी का असल नाम क्या था? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, सैयद अहमद शाह बुखारी। ठीक है ना, पतरस बुखारी का असल नाम सैयद अहमद शाह बुखारी था। सवाल नंबर 24, सवेरे जो कल आँख मेरी खुली के मुसन्निफ़ अपने किस पड़ोसी को सुबह सुबह जगाने के लिए कहे? सवेरे जो कल आँख मेरी खुली जब आप पढ़े होंगे तो आपको आप पाए होंगे, आप देखे होंगे कि मुसन्निफ़ को सुबह सवेरे मुसन्निफ़ ने सुबह सवेरे जगाने के लिए अपने पड़ोसी लाला कृपा शंकर जी को कहा था। ठीक है, सही जवाब होगा ऑप्शन सी, लाला कृपा शंकर जी। सवाल नंबर 25, दिल्ली के आखिरी दास्तान गो कौन थे? सही जवाब मीर बाकर अली। शाहिद अहमद देहलवी ने खाका मीर बाकर अली दास्तान गो के नाम से लिखा है। मीर बाकर अली ही दिल्ली के आखिरी दास्तान गो थे। ठीक है। इसके बाद मुंदरजा झेल अशार को गौर से पढ़ें और सवाल नंबर 26 से लेकर 30 तक के जवाब मुतबादिल अल्फाज से ढूंढ कर दें। अब यहाँ पे जो अशार दिए हुए हैं, इस अशार से आपको सवाल नंबर 26 से लेकर के 30 तक के सवाल हैं, आपको 26 से लेकर 30 तक के जवाब इसी अशार को पढ़ कर के देने हैं। ठीक है। देखें, यहाँ भी हम वही करते हैं, सबसे पहले सवाल पढ़ते हैं। सवाल नंबर 26, मुंदरजा बाला अशार किनकी गज़ल के अशार हैं? किनकी गज़ल के अशार हैं? पढ़ते हैं अशार। अर्ज़ो समा कहाँ तेरी उसत को पा सके, मेरा ही दिल है वो कि जहाँ तू समा सके। मस्त शराब इश्क वो बेखुद है जिसको हश्र
ऐ दर्द चाहे लाए बखुद फिर न ला सके। यहाँ पे आखिरी मिसरा से आसानी से यह पकड़ में आ जा रहा है कि यह सवाल दर्द के गज़ल का अशार है। ठीक है ना। दर्द यहाँ पे तखल्लुस अपना इस्तेमाल किए हुए हैं, इसलिए इसमें कोई दिक्कत कोई परेशानी आप लोगों को नहीं होनी चाहिए कि इसका जवाब ऑप्शन बी दर्द होगा। ठीक है। सवाल नंबर 27, इन अशार में रदीफ़ कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है? रदीफ़ किसे कहते हैं? वैसा लफ्ज़ या अल्फाज जो शेर के आखिर में शायर दोहराता है। जैसे यहाँ पे देखें, जिस लफ्ज़ को दोहराया गया है बार बार वो लफ्ज़ है सके सके सके। ठीक है ना। यानी कि ऑप्शन बी सके लफ्ज़ रदीफ़ होगा। ठीक है ना। यहाँ पे शायर रदीफ़ लफ्ज़ का इस्तेमाल हुआ है। ठीक है। सवाल नंबर 28, मुंदरजा बाला अशार में कौन सा अल्फाज काफ़िया हैं? काफ़िया, काफ़िया पहचानना है। काफ़िया किसे कहते हैं? ठीक रदीफ़ के पहले वाले लफ्ज़ को जो हर शेर में दिखाई पड़ता है और वो एक ही लफ्ज़ नहीं हुआ करता है बल्कि एक लफ्ज़ जैसा हुआ करता है, उस लफ्ज़ का तलफ़ुज़ एक जैसा हुआ करता है। अब यहाँ पे देखें, रदीफ़ से पहले कौन सा लफ्ज़ है? तो रदीफ़ सके के पहले पा है, उसके बाद समा है, उसके बाद ला है। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन ए में आप देखें पा सही है, ऑप्शन बी समा ये भी सही है, ऑप्शन सी ला सही जवाब यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी इनमें सभी। मुंदरजा बाला अशार में कौन सा अल्फाज काफ़िया हैं? तो इनमें सभी पा समा ला यह तीनों लफ्ज़ तीनों अल्फाज काफ़िया का अल्फाज हैं। ठीक है। सवाल नंबर 29, अर्ज़ के मानी क्या होते हैं? अर्ज़ के मानी ज़मीन हुआ करते हैं। ठीक है ना। अर्ज़ो समा, अर्ज़ ज़मीन, समा आसमान हो गया। सवाल नंबर 29 का जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए ज़मीन। ठीक है। गज़ल के मानी क्या होते हैं? सवाल नंबर 30 है, गज़ल के मानी क्या होते हैं? ऑप्शन ए मतला, बी हुस्न मतला, सी मक्ता इनमें से कोई नहीं। सही जवाब होगा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। गज़ल के मानी मतला, हुस्न मतला, मक्ता नहीं हुआ करता है बल्कि गज़ल के मानी हुआ करता है औरतों से बातें करना या औरतों के बारे में बातें करना। चूँकि यह ऑप्शन यहाँ पे नहीं दिया हुआ है इसलिए सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है। सवाल नंबर 31, नज़्म के मानी क्या होते हैं? अब यहाँ पे नज़्म के मानी आपको बताना है। ऑप्शन ए इंतज़ाम सही है, नज़्म के मानी इंतज़ाम हुआ करता है। बी तरतीब यह भी सही है। ऑप्शन सी आराइश यह भी सही है। यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी इनमें सभी। नज़्म के मानी इनमें सभी हुआ करता है। ठीक है। सवाल नंबर 32, नज़्म मुस्तकबिल के शायर कौन है? नज़्म मुस्तकबिल आपके निसाब में शामिल नज़्म है, इसके शायर का नाम आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है ना। और सिर्फ नज़्म मुस्तकबिल के ही शायर का नाम नहीं पता होना चाहिए बल्कि आपके निसाब में जितने भी नज़्म दिए हुए हैं उन नज़्मों के शायर नज़्म निगार का नाम आपको पता होना चाहिए। इम्तहान में किसी भी नज़्म के नज़्म निगार का नाम पूछ सकता है। ठीक है। यहाँ पे सवाल चूँकि नज़्म मुस्तकबिल के शायर के बारे में पूछा गया है तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी अकबर इलाहाबादी। नज़्म मुस्तकबिल के शायर अकबर इलाहाबादी हैं। ठीक है। सवाल नंबर 33, इकबाल किस साल पैदा हुए? इकबाल की तारीख़ पैदाइश क्या है? सवाल नंबर 33 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 1877 ईस्वी। इकबाल 1877 ईस्वी में
सियालकोट में पैदा हुए थे। ठीक है। सवाल नंबर 34, फैज़ अहमद फैज़ की कौन सी नज़्म गुलिस्तान अदब में शामिल है? फैज़ अहमद फैज़ की कौन सी नज़्म आपके निसाब की किताब गुलिस्तान अदब में शामिल है? सही जवाब ऑप्शन डी, तन्हाई। ठीक है ना। फैज़ अहमद फैज़ की नज़्म तन्हाई किताब गुलिस्तान अदब में शामिल है। सवाल नंबर 35, रुबाई कितने मिसरों पर मुश्तमल होती है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 4। रुबाई 4 मिसरों पर मुश्तमल होती है। ठीक है। इसके बाद सवाल नंबर 36, आपके निसाब में शामिल माविन दरसी किताब ख़याबान उर्दू में किस शायर का नज़्म शामिल है? ठीक है। माविन दरसी किताब ख़याबान उर्दू भी आपको गुलिस्तान अदब के साथ पढ़ना था या पढ़ना है कहा जाए। तो यहाँ पे पूछा है कि ख़याबान उर्दू में किस शायर का नज़्म शामिल है? ऑप्शन ए, नज़ीर अकबर आबादी। नज़ीर अकबर आबादी की नज़्म आपके निसाब में शामिल है। सुरूर जहान आबादी, इनकी भी नज़्म शामिल है। अली सरदार जाफ़री, इनकी भी नज़्म ख़याबान उर्दू में शामिल है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें सभी। लेकिन आपका काम यहाँ पे यह होगा कि आप नज़ीर अकबर आबादी की कौन सी नज़्म शामिल है उसे याद करें, उसे अपने ज़हन में रखें। सुरूर जहान आबादी की कौन सी नज़्म ख़याबान उर्दू में शामिल है उसे आप ज़हन में रखें, याद रखें। इसी तरह अली सरदार जाफ़री की कौन सी नज़्म आपके निसाब की किताब ख़याबान उर्दू में शामिल है उसे याद रखना चाहिए। ठीक है। सवाल फाइनल इम्तहान में कुछ भी पूछ सकता है। आगे बढ़ें। आगे सवाल नंबर 37 है, नज़्म एक लड़का के शायर कौन है? नज़्म एक लड़का के शायर कौन है? सही जवाब ऑप्शन ए, अख्तरुल ईमान। नज़्म एक लड़का के शायर नज़्म निगार अख्तरुल ईमान है। ठीक है। सवाल नंबर 38, मीरा जी का असली नाम क्या था? मीरा जी का असली नाम क्या था? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, मोहम्मद सनाउल्लाह डार। ठीक है ना। मीरा जी का असली नाम मोहम्मद सनाउल्लाह डार था। सवाल नंबर 39, प्रीत है मन का रोग के शायर के गीत का उन्वान है? किस शायर के गीत का उन्वान है? के शायर नहीं, किस शायर के गीत का उन्वान है? ठीक है। प्रीत है मन का रोग, आपको इस गीत के गीतकार शायर का नाम मालूम होना चाहिए। सही जवाब होगा एहसान दानिश। प्रीत है मन का रोग गीत है आपके निसाब में शामिल और उसके शायर हैं एहसान दानिश। ठीक है। आखिरी सवाल देखें, सवाल नंबर 40, आपके निसाब में शामिल सेहरा की दुआ उन्वान की नज़्म किस तवील नज़्म से माखूज़ है? सेहरा की दुआ किसी नज़्म से ली गई है, माखूज़ है, और जिस नज़्म से ली गई है वो काफ़ी तवील नज़्म है। आप यहाँ पे देखें कि वो तवील नज़्म कौन सी है। ऑप्शन ए, मस्जिद कुर्तबा नहीं होगा। बी, साकीनामा, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी, शाहनामा ए इस्लाम। सही जवाब हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी, शाहनामा ए इस्लाम। सेहरा की दुआ तवील नज़्म शाहनामा ए इस्लाम से माखूज़ नज़्म है। ठीक है। ठीक है। इस तरह से सवाल नंबर 40 आपका मुकम्मल होता है। हम यही आपसे उम्मीद रखें कि आप एक एक सवाल ध्यान से देखेंगे। फ़ाइनल इम्तहान की बात हम कर रहे हैं। फ़ाइनल इम्तहान में आप एक एक सवाल को ध्यान से देखेंगे और उसका जवाब बहुत समझ समझ के देने की कोशिश करेंगे। एक बात और, आप इससे पहले साल के जो मॉडल क्वेश्चन जारी किए गए थे उसका जवाब, या हम कहें कि वो मॉडल क्वेश्चन भी आपको एम हुसैन उर्दू क्लासेस जो कि मेरा यूट्यूब चैनल है, आपको पता ही है, उसमें मिल जाएगा। आप पहले
अपलोड किया गया मॉडल क्वेश्चन को भी ज़रूर से ज़रूर देख लेंगे। हाँ, वहाँ पे एक क्वेश्चन के पैटर्न में कुछ बदलाव ज़रूर हो सकता है, लेकिन टेक्स्ट बुक आपके निसाब में जो शामिल किताब है उस किताब का सवाल आपको पहले के भी मॉडल क्वेश्चन में मिलेंगे, यहाँ भी देखने को मिले, और जब जब मॉडल क्वेश्चन आते रहेंगे आपको उसी किताब से सवाल पूछे जाएंगे। इसलिए कम से कम जो टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक से जितने सवाल बनते हैं आप उन सवालों को ज़रूर देखेंगे। ठीक है, ठीक है। आप 4, 5, 6 सेट मॉडल क्वेश्चन तैयार करके जाते हैं, पढ़ के जाते हैं, प्रैक्टिस करके जाते हैं, तो आप इंशाल्लाह बहुत ही बेहतर एग्ज़ाम में परफॉर्म कर पाएंगे। ठीक है, ठीक है, चलें, अल्लाह हाफिज़।